बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दमा वेव। आप हमारे साथ लाइव दमा वेव के ऊपर हर हफ्ते की तरह जुड़ चुके हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम टू दमा वेव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding to Dhamma, you can always call us on live 91966 7972248, or you can call us 416578 and 0000। बाकी जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, आप यूके, टोरंटो, वैंकूवर, आपका कोई भी सजेशन क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो email us dhammawave.info@gmail.com. You can also follow us Instagram _dhamma.wave के ऊपर, and you can also subscribe us दमा वेव का हमारा जो यूट्यूब का चैनल है। ये सारे का सारा प्रोग्राम हम वेंसडे को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं। आप किसी कारण हमारे साथ ऑनलाइन लाइव नहीं जुड़ पाए, लेकिन आप ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। दमा वेव्स पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। दमा वेव्स नहीं, हमारा मकसद सिर्फ बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सो आज का जो प्रोग्राम है, हमारे साथ आदरणीय भिक्खु दमानंद जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारण जो हमारे भिक्खु संघ के और भिक्खु संघ साथी की उनका कुछ उन सेहत के खराब होने के कारण उनको जाना पड़ा, और आज हमारे साथ वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। लेकिन हमारे साथ आज डॉक्टर राहुल बाली जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो बाबा साहब के मिशन धाम के सार प्रसार की बात करेंगे। और उसके साथ ही जो हमारे जो आज का जो प्रोग्राम है, हमने डेडिकेट किया है शहीद राम प्रकाश जी को। ये हमारी नई सेगमेंट है जिसका हमें साथ देते हैं श्री बलदेव भारद्वाज जी जो पंजाब जलंधर से, वो इस सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में डिटेल में हमें बताते हैं, क्योंकि इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और जैसे आप पिक्चर देख रहे हो शहीद राम प्रकाश जी की, वो उसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ आदरणीय बलदेव भारद्वाज जी पंजाब जलंधर से जुड़े हैं। वो पूरी वहां से हमें शहीद राम प्रकाश की जानकारी देंगे। सो आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि किसी कारण आदरणीय वेनुबल हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारे साथ जैसे दमा वेव्स के फाउंडर्स भी हैं, और जो 3 महीने वो चीवर में भी रहे हैं, आदरणीय हरबंस बेटी जी हमारे लिए भिक्खु समान हैं। वो आज का जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी जो वो कोटेशन जो पढ़नी चाहता हूँ, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम है आदरणीय मनोहर बेदी जी वो लंदन से होस्ट करते हैं, आदरणीय परम कैन जी वो वैंकूवर से इसको होस्ट करते हैं, और मैं टोरंटो से इसको होस्ट करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइम से ये प्रोग्राम देखा जाता है। और हमारे साथ जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जैसे आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी, वो नागपुर से जो वीकली जो बाबा साहब की रिलेटेड जो डेट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस हमें बताते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ जो हमारी टीम मेंबर्स मीनू धीर जी जो पंजाब लुधियाना से है, वो जो लाइव प्रोग्राम तक्षला और जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है वहां से हमें जो लाइव कवरेज दिखाते हैं। सो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज क्योंकि हम प्रोग्राम इंटरनेशनल बाहरली कंट्री से करते हैं, तो हम एक प्रभाव देखते हैं, उसको मैं आपको आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। आज पश्चिम के महान वैज्ञानिक तथा अन्य जाने पहचाने लोग बुद्ध के शील करना और समाधि की बुद्धिमान के रास्ते की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने किसी और धर्म के विरोध में अपने दम की स्थापना नहीं की थी, तथा ना ही किसी को ऊंचा नीचा और छोटा बड़ा बनाने के लिए किसी बात की स्थापना की थी, बल्कि पहली बार तथागत बुद्ध ने
उन्होंने मानवीय आजादी, समानता और भाईचारे की बात की। उन्होंने मानव के कुदरत के नियम के अनुसार व्यवहार करने का तरीका भी सिखाया, ताकि मानव अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी दूसरे प्राणियों के लिए कभी भी अनजाने में दुख पैदा करने का कारण ना बन सके। इसीलिए आज पूरे संसार में बुद्ध की चर्चा हो रही है और बुद्ध के दम को फॉलो किया जा रहा है। सो प्रोग्राम शुरू करने से पहले, wherever you are, if you feel safe, please put your palm together. Let's do वंदना। उसके बाद हम आज का जो प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं आदरणीय हरबंस बिरदी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का जो प्रोग्राम शुरू करें। और हमारे पास क्योंकि हर हफ्ते हमें ईमेल्स आती हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ ऐसे सवाल हमारे होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आम क्वेश्चन है, लेकिन उनकी क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं आदरणीय बिरदी जी से आज का जो प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। तो बिरदी साहब, जैसे आज क्योंकि हमारे लिए आप ही भिक्खु हैं, क्योंकि आप भी चीवर में रहे, तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले बिरदी साहब थोड़ा सा, क्योंकि आप 3 महीने चीवर में रहे, तो 1-2 मिनट में जो आपका परवाह, आपको फीलिंग जो हुई चीवर के अंदर, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। तो उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हमें ईमेल में आए हैं, तो वो पूछेंगे। उसके बाद हम we will go straight to Nagpur with Dr. Sujata ji. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जैसा थाईलैंड में इवन जो राजा है वो भी चीवर में चाहे 1-2 हफ्ते या महीना ही रहे, लेकिन वो हर कोई भिक्खु बनता है। और यही ट्रेडिशन हमारे जो भाई नेपाल में है, क्योंकि वहाँ पे भी नया नया बौद्ध धर्म दोबारा आ रहा है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि हर एक को कुछ टाइम के लिए जरूर भिक्खु बनना पड़ता है। तो मैं जब बौद्ध धर्म में आया, तो जब बाबा साहब के मिशन में ही आया, तो मैं स्ट्रेट वे आई वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन बुद्धिज्म। कोई भी राजनीति या और मुझे उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धर्म के बारे में। तो इसलिए मैंने फैसला कर रखा था कि जब मैं नौकरी से रिजाइन करूंगा या छोड़ूंगा या रिटायर होऊंगा, तो सबसे पहले मैं भिक्खु बन के एक्सपीरियंस करूंगा कि भिक्खु की क्या लाइफ है। तो इसलिए 30 सितंबर 2011 को लंदन में मैंने अपनी मैनेजर की जॉब से रिजाइन करके थाईलैंड जाके 3 महीने के लिए चीवन में रहा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता था कि बाकी सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन शाम का खाना ना खाना ये बिल्कुल नहीं होगा, चोरी या छुप के मुझे खाना पड़ेगा। लेकिन मैं भी खुद भी हैरान रह गया कि क्योंकि जिस माहौल में आप जाते हैं उसमें ढल जाते हैं। तो जब हम थाईलैंड गए, तो जब दोपहर का भोजन करते थे, वो मिल्क शेक के कंटेनर होते हैं, वो हम ले जाते थे 2-2, और वो शाम को 7 बजे पी लेते थे। कभी भूख नहीं लगी, क्योंकि हम स्टार्च नहीं खा सकते, तो मैंने विनय बिल्कुल नहीं तोड़ा, और वो मैंने बिल्कुल पूरा किया है। जब आप भिक्खु होते हैं, देखो, जब हम उपासक होते हैं, घर वाली आकर बोलती है ये चीज नहीं चाहिए, बच्चे बोलते हैं मुझे ये बुक्स चाहिए या फीस चाहिए। तो जब आप भिक्षु होते हैं, कोई इस तरह की टेंशन नहीं होती। आपकी जो लाइफ है वो पीसफुल होती है। स्टडी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो बहुत पीसफुल लाइफ है। और हैरानी भी होती है और अच्छा भी नहीं लगता कि जब मेरी सास मुझे मिलने आई तक्षशिला लुधियाना में, जिस तरह बाकी लोग मुझे पैर छू के प्रणाम कर रहे थे, तो वो मेरी माता समान मेरी सास ने भी पैर छू कर मुझे प्रणाम किया।
तो ये बहुत भिक्षु का एक स्टेटस है, क्योंकि हम एक भिक्षु को भगवान बुद्ध के रूप में चीवर में देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी सब बौद्धों से ये रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में एक बार जरूर महीने के लिए 2 महीने जी के लिए चाहे वो उनको भिक्षु बनना चाहिए। बहुत ही पीसफुल माहौल होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो विधि साहब, जैसे हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिलती रहती है, हमारे जो उपासक हैं प्रोग्राम को देखते हैं, तो कभी कभी अच्छी फीडबैक भी देते हैं, कभी कभी वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर एज लॉन्ग द क्रिटिसाइज इज कंस्ट्रक्टिव, वो अच्छे, हमको अच्छे बनाने का क्रिटिसिज्म हो, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो जो क्वेश्चन आया है, बहुत आम क्वेश्चन लोगों का होता है कि वाई वेनेबल बंते जी जो अपना हेड है वो शेव क्यों करते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत बार मुझे पूछा जाता है। सिर की शेव ही नहीं, थाईलैंड में तो ये आपके जो आईब्रो इंग्लिश में कहते हैं, इसको भी शेव करते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है कि अब मुझे याद है कि मैं हर वक्त पिछली जेब में कंगा रखता था, और हर 2 घंटे के बाद, क्योंकि मैं शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, मशीन पे नहीं, तो मैं हर घंटे 2 घंटे के बाद बाथरूम में जाकर अपने बाल बनाता था। क्योंकि जो बाल है वो सुंदरता की निशानी है। मानो हम कार में जा रहे हैं, एक लड़की है या औरत है, उसके बाल बहुत लंबे हैं पीछे से, तो हम क्या कहेंगे, अरे देखो वो औरत के कितने लंबे बाल हैं। और फिर आप जानते हैं कि उधर बंगाली कहेगा कि ये बंगाली की मूछ है। आपने पंजाबी में सुना होगा कि अगर मैं फलां काम नहीं कर सकूंगा तो आप यूरन से मेरी मूछें कटवा देना। तो ये जो बाल है, ये सुंदरता की निशानी है। अब मेरी तरफ देखो, बहुत से मुझे दोस्त कहते हैं, अरे भाई आपके पास इतना पैसा है, आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा देते? क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएंगे तो कम से कम 20 साल उम्र जो है कम कम हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि अब इंसान इंसान है, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, चाहे उनके, अगर उनके बाल होंगे, उन्होंने अच्छी तरह से बाल बनाए होंगे, ये स्टाइल वो स्टाइल, तो जो औरत है उनकी तरफ प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर उसकी सिर की शेव की हुई है तो वो सीधा कहेंगी कि ये पंजाबी में ये गंजे की तरफ क्या, ये तो देखने में ही ऐसा। तो भगवान बुद्ध ने जो मर्द की और भिक्षुणी की जो सुहप्पन है उसको गंवाने के लिए, ताकि कोई जो ऑपोजिट सेक्स यानी भिक्षु के ऊपर औरत और भिक्षुणी के ऊपर कोई मर्द मोहित ना हो सके, इसलिए उनकी जो बाल के सिर की शेव करके उनकी जो ये सुहप्पन है, जेब में खोम रखना है, वो सब गवा दिया। तो मर्द एक की सुहप्पन जो है औरत है, उसको गवाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये असूल बनाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोग्राम हमारे लिए गेस्ट स्पीकर भी हैं, तो सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है, जो एक भिक्षु है, क्या वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर कोई बुद्ध विहार या कोई और पर्सनल प्रॉपर्टी जब वो अपना घर बार छोड़ देता है, क्या वो रख सकता है? और अगर और भिक्षु की जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जो भिक्षु रख सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरे धर्मों में तो जो धर्म प्रचारक होते हैं वो करोड़पति नहीं अरबोपति होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको धर्म का काम करना है, जो भिक्षु है वो सिर्फ, वैसे तो 8 चीजें हैं, लेकिन बहुत जरूरी जो है वो 5 चीजों के सिवाय कुछ नहीं रख सकता। आपने बुद्ध विहार उनके नाम कहा, या कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो संघ के नाम हो सकती है, एक इंडिविजुअल भिक्षु के नाम नहीं हो सकती। जो भिक्षु बनने से पहले उनका नाम था उस पर भी नहीं हो सकती। जब मैं भिक्षु था तो मेरा नाम थीता पुण्यो था। तो अगर वो कोई प्रॉपर्टी मुझे मानो दान देता है तो वो भिक्षु संघ की होगी, वो थीता पुण्या की नहीं होगी। अगर है तो वो गलत है, कोई भी प्रॉपर्टी वो अपने नाम नहीं बना सकता। वैसे तो टोटल 227 भिक्षु के लिए असूल है और 310 भिक्षुणी के लिए है। उसमें वो शादी नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, और सिर्फ 5 चीजें जो है, सुई धागा, अगर चीवर फट जाए उसको सीने के लिए,
और उस तरह सिर की शेव करने के लिए भिक्षा पात्र और 2 चीवर और संगठी अंदर जो बेल्ट की तरह होती है बांधने के लिए, ये 5 चीजें ही भिक्षु रख सकता है, कोई प्रॉपर्टी या और कुछ वो नहीं रख सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई एम श्योर जो हमारे अपासे जो हमारे फॉलोअर प्रोग्राम को देखते हैं उनको जरूर इस जो आज आदरणीय बिरदी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सरल तरीके से जो उसका जवाब दिए उनको जरूर उत्तर मिले होंगे। और प्लीज डू कंटिन्यू कीप सेंडिंग अस द क्वेश्चन। हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर भी आपके पास है, यू कैन आल्सो ईमेल अस। तो थैंक यू सो मच बिरदी साहब, प्लीज ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ प्रोग्राम के लिए। तो Thank you. मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डू शेयर दिस लाइव पेज। आप जितना भी जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर करें और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं अभी सीधा चलूंगा नागपुर, वहां से हमारे टीम मेंबर डॉक्टर सुजाता जी हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं। वो जो पूरी वीक की वीकली एवरी डे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हमारे साथ दम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को जुड़ी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। सभी को नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज 12 सितंबर को लेके 18 सितंबर के दरमियान की मैं वीकली रिपोर्ट आपको बताने वाली हूँ। 12 सितंबर 1929 बहिष्कृत ही चिंतक सेवा में संत गाडगे बाबा इनका व्याख्यान नासिक रोड पर हुआ था और इसलिए 12 सितंबर महत्वपूर्ण है। 13 सितंबर 1939 कोल्हापुर संस्थान दलित प्रजा परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका अध्यक्षीय भाषण हुआ था, इसलिए 13 सितंबर महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा द बुद्धा एंड हिज धम्मा इसकी टाइप कॉपी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट की गई थी। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से विश्व युद्ध के संबंध में अपनी युद्ध नीति की घोषणा करने का एक अनुरोध किया था, लेकिन ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कदापि अच्छा नहीं लगा, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। 14 सितंबर 1902 को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनकी दत्तक माता थी आनंदीबाई रानी, इनका देहांत हो गया था और उसी रात पुराने महल में आग भी लग गई थी, इसलिए ये 14 सितंबर भी महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के बारे में लिखा, जिसकी छपाई के लिए 20,000 रुपए की आवश्यकता थी। तब नेहरू को पत्र लिखकर आर्थिक मदद भी मांगी गई थी, लेकिन नेहरू जी ने उस समय में कोई मदद नहीं की थी, इसलिए ये दिन भी महत्वपूर्ण है इस पत्र के बारे में। 15 सितंबर 1973 जितेंद्र वर्मा इनका जन्मदिन रहता है। 15 सितंबर 1954 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका संविधान के बारे में सुधार संबंधी राज्यसभा में भाषण दिया गया था। 15 सितंबर को ही विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1954 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका अस्पृश्यता अपराध विधेयक पर राज्यसभा में बहुत जोरदार भाषण हुआ था। 17 सितंबर 1879 में पेरियार एबी रामास्वामी इनका मतलब जयंती दिन रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इनका ये कहना था कि जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि गंदा पानी भी एक ना एक दिन आग बुझाने के काम जरूर आता है, इसलिए जब तक जीवित हो संघर्ष करो, करते रहो और समाज को जगाते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप सब लोग संगठित हो जाएंगे। और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। इस तरह से पेरियार एबी रामास्वामी नायकर इनका ये जयंती जो है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। 18 सितंबर 1931 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी इनकी लंदन में दूसरी मुलाकात हुई थी, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी।
18 सितंबर 1944 को इस दिन एसपी राजा मेमोरियल हॉल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका सम्मान हुआ था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमें आपको बतानी है, जो ये है कि 17 सितंबर 1977 दैट मीन द 1977 को भैया साहेब अम्बेडकर इनका स्मृति दिन रहता है। बहुत सारे मतलब विश्व में बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन उनका जो सुपुत्र है भैया साहेब, इनका नाम यशवंत है, इनका भी कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको तो कहा जाता है सूर्य पुत्र, इनका नाम था यशवंत और भैया साहब के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इनका स्मृति दिन इसी दिन रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। भैया साहब का असली नाम अगर देखा जाए तो यशवंत है और उनका जो जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1912 को मुंबई में हुआ था। अगर देखा जाए तो बचपन से ही उनको बीमारी थी, न्यूमोनिटिक तथा पाव के पोलियो की बीमारी होने से वो अक्सर बड़ी पीड़ित रहते थे। लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि बाबा साहब भी वहां नहीं रहते थे, पढ़ाई के लिए काम के लिए बाहर रहते थे। तो ग्रामीण चिकित्सा करके वो ठीक होते गए, लेकिन ये बात उन्होंने अपने पिताजी को नहीं बताई और अपना कार्य करते गए। उनकी शिक्षा जो थी सिर्फ मैट्रिक तक हो सकी। उनकी शादी 19 अप्रैल को मीराबाई से हुई थी। भैया साहब ने कभी बाबा साहब के नाम का फायदा नहीं लिया और उन्होंने अपना जीवन स्वयं ही बनाया। उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री को हटा दिया, उसके बाद उद्योग भी शुरू करे और इसी को मतलब उसमें शामिल नहीं किया, अपने बलबूते पे करने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद बाबा साहब के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और बाद में इस प्रेस का नाम बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस भी रखा। 1944 में बाबा साहब के मुखपत्रों का प्रबंधन वो कर रहे थे। वह जनता प्रबुद्ध भारत के नेता भी थे। बाबा साहब की अंग्रेजी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को भैया साहब ने बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस में ही छापा था। तब इस पुस्तक को भैया साहब और मुकुंद राव को बाबा साहब ने समर्पित कर दिया था तथा उनकी फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम को भी भैया साहब ने छापा था। भैया साहब ने बाबा साहब के कई स्मारकों का निर्माण किया। पहला स्मारक उनके द्वारा मुंबई में बनाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर हॉल का भूमि पूजन 2 अप्रैल 1958 को तथा उद्घाटन 22 जून 1958 को किया गया था। मुंबई के नागरिकों की ओर से कब परेड में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई थी और बहुत सारे कार्य उनके हैं। तो 14 तालाब के क्रांति के स्मारक के रूप में भी जहाँ मनुस्मृति का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर अशोक स्तंभ की तर्ज पर क्रांति स्तंभ को खड़ा करने का कार्य भी ये भैया साहब ने ही किया था। भारत की बौद्ध महासभा ने चैत्य भूमि के रूप में बाबा साहब के स्मारकों का निर्माण किया था। और 1967 में डॉक्टर अंबेडकर का जब 75वां जन्मदिन आने वाला था, इसलिए उसको अमृत महोत्सव बनाने का मतलब मनाने का कार्य भैया साहब ने सोचा था और इसलिए उनके जीवन कार्यों का प्रतीक करके एक भीम ज्योत महू से जहाँ उनका जन्म हुआ था, महू से मुंबई तक निकालने का बहुत बड़ा मतलब कार्य उन्हें सोचा और इस भीम ज्योत को भारत के मजूर मंत्री जगजीवन राम के हाथों प्रज्वलित किया गया और अध्यक्ष एमएलए जो थे दादा साहेब गायकवाड़ थे। अब इस भीम ज्योत को काफी लंबे जगह जगह पे लिया गया, जैसे महू है, इंदौर है, नागपुर है, बैतूल है, भोपाल है, पुलगांव है, येवला, नासिक, नगर है, संगमन है, पुणे, सातारा, पंचगनी, महाबळेश्वर, खेड़, दापोली, महाड़, पनवेल, ऐसे बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ से ये भीम ज्योत ली गई और इसी भीम ज्योत में जब वो भीम ज्योत ले जा रहे थे तो लोगों ने उसमें धम्मदान भी किया था। तो इसी दान से चैत्य भूमि का स्मारक भी भैया साहब ने बनाया और बौद्ध महासभा के अध्यक्ष वो बन गए थे और भारत को मुझे बौद्ध में बनाना है ये संकल्प भी उन्होंने रखा था और अपना संकल्प पूरा करने के लिए वो बहुत ही प्रयासरत रहे। धम्म दीक्षा के बहुत से कार्यक्रम उन्होंने अच्छी तरीके से किए थे। वह बौद्ध महासभा के संघर्ष मतलब अध्यक्ष होने के बाद सीलोन है, थाईलैंड है, ब्रह्मदेश है, सारनाथ है और दिल्ली, यहाँ अलग अलग तरीके से विश्व बौद्ध परिषद हुई थी। और जब ये विश्व बौद्ध परिषद हुई उस समय इन भैया साहब ने भारतीय बौद्ध की समस्या वहां पे रखी थी। गांवों में बौद्ध विहार का उद्घाटन इन्होंने किया था। 1968 में मुंबई के धम्म परिषद
हुई थी, वहां प्रमुख अतिथि के तौर पर दलाई लामा को बुलाया गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण ठहराव भी पारित किए गए थे। और भैया साहब बौद्धाचार्य के जनक थे। 19 एक महत्वपूर्ण बात जो लास्ट में मैं बताऊंगी, 1959 में संघ रक्षित लंदन से भारत आए थे। तब भैया साहब से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था, आप जो धार्मिक कार्य करते हो वो आप हमारे तरफ सौंप दो, आप सिर्फ हमारे साथ काम करो, हम इसके बदले में आपको उसकी कीमत चुकाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी भैया साहब इस बात से नाराज हुए। उन्होंने उनको कड़क इसमें बात कर दी कि आपको अगर हमारे से मतलब मैं मेरे पिता की संस्था को बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप हमारे संस्था में आके काम करिए। इस तरह चैत्य भूमि के शिल्पकार महापंडित काश्यप सूर्यपुत्र भैया साहब आम्बेडकर, इन्हें हम उनके जयंती पे विनम्र अभिवादन करते हैं तथा कोटि कोटि नमन करते हैं। आज 18 तारीख और आज के दिन मतलब 18 सितंबर 1931 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी, इनकी तो लंदन में मुलाकात हुई थी, मैंने थोड़ी देर पहले बता दी। तो 18 सितंबर 1944 इस दिन एसपी राजा मेमोरियल हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर इनका बड़ा सम्मान भी किया गया था। तो इस तरह से 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर का वीकली रिपोर्ट हमने आपके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सुजाता, और हम आपका बहुत धन्यवाद थैंक्स करते हैं पूरी दमावेब की टीम को कि आप दमावेब टीम के सदस्य हैं, और हमें पूरा यकीन है क्योंकि जो पूरी डिटेल्स आप बड़ा थॉरली बताते हैं इम्पोर्टेंट स्टेज के बारे में। हमारे जो उपासक हैं, दर्शक हमें देखते हैं और वो बहुत लाभ उठाते होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम आपको अगले संडे फिर मिलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसी के साथ हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे दिल्ली, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल बाली जी। और ये जो वीडियो है वो एक पंजाब तक्षशिला महाबुद्ध विहार, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्थान है। आप कभी भी भारत जाएं, पंजाब जाएं तो जरूर तक्षशिला महाबुद्ध विहार जाएं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम सीधा चलेंगे दिल्ली, यहाँ से हमारे साथ डॉक्टर राहुल बाली जी जुड़ेंगे। ਅੱਜ 18 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਰਪ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਰੂਪੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਾਥੀ, ਬੌਧੀ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰੂਪਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਮਾਵੇਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਸ਼ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सभी धम्माविज के दर्शकों को आज का जो कार्यक्रम है वो आनंद बाली जी आपको पहले बता चुके हैं, और क्षमा चाहते हैं कि आज जो हमारे बंथे जी नहीं आ सके। सो हमारे बहुत ही सत्कारयोग हरबंस बिरदी जी लंदन से जो है, जैसे भाई साहब ने पहले ही बताया कि वो भी जीवन में रहे, उन्होंने धम्म के बारे में बताया है। इस आज हम हमारे साथ डॉक्टर राहुल बाली जी जो दिल्ली से हैं, वो आए हैं। और डॉक्टर राहुल बाली जी जो कि किसी जानकारी के मोहताज नहीं है, बहुत ही जो डेडिकेटेड फैमिली है, हमारे बहुत ही सत्कारयोग, बहुत ही डेडिकेटेड, जिन्होंने सारी जिंदगी मिशन के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए संघर्ष किया है। LR वाली जी, लाहौरी राम वाली जी जो जलंधर से हैं, उनके बेटे हैं। हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा बहुत मान है इन पे कि इन्होंने भी आज तक जो बाबा साहब के मिशन के लिए प्रचार प्रसार किया है। डॉक्टर राहुल बाली जी जो अभी दिल्ली में रहते हैं, तो जो कि Dr. Rahul Bali ji hold a PhD in sociology from Jawaharlal Nehru University, Delhi, India, and he has been contributing article and research papers on Buddhism, diplomacy, and international affairs. Dr. Rahul is a trustee of Ambedkar Bhavan Trust and has been active since childhood in propagating the philosophy of Dr. Baba Saheb Ambedkar. He is a managing editor and published English edition of Bhimpatraka. He traveled widely to many Buddhist countries, including Thailand, Taiwan, Hong Kong, Bhutan, and participated in international Buddhist conference and seminars. So, डॉक्टर राहुल बाली जी का ये इंट्रोडक्शन था, क्योंकि वेरी वेल एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड भाई साहब राहुल बाली जी दिल्ली से जो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। हमें उन पे बड़ा गर्व है कि हमारे साथ वो आज धम्मा वेव्स पे आए हैं, और जो उनका आज का वो विषय है उस पे हम बात करेंगे। उनका विषय है समकालीन दुनिया में बौद्ध धम्म। डॉक्टर राहुल बाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धम्मा वेव्स पे। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप हमें आज के जो का विषय है उस पे बातचीत करेंगे। सो प्यारे दर्शकों, प्लीज वॉच एंड शेयर हमारा धम्मा वेव चैनल। डॉक्टर राहुल बाली जी, वेलकम। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। परमजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि धम्मा वेव की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है बुद्धिज्म का सार प्रसार करने के लिए। और आज का प्रोग्राम धम्मा वेव की टीम ने जो डेडिकेट किया है वो शहीद राम प्रकाश जी को किया है, जो हमारे प्रिय नेता रहे हैं। और उन्होंने 1964 में पंजाब की एजिटेशन के अंदर बहुत काम किया, और पुलिस की ब्रुटैलिटी की वजह से उनकी जान चली गई। मैं इसके ऊपर नहीं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड भारद्वाज जी उन्होंने इसके ऊपर बोलना है। तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो बुद्धिज्म इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कि आज प्रेजेंट डे के अंदर बुद्धिज्म कहाँ खड़ा है। ये बहुत बड़ा थीम है
जिसको मैं सम अप करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे समय दिया गया है। और मैं पहले इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी से शुरू करूंगा, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि पे बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया, ये सवाल हमेशा ही हर अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं उठेगा तब तक बुद्धिज्म को ना तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ना ही उसको प्रसार और उसका फैलाव कर पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को सारे धर्मों को पढ़ने के बाद बाबा साहब ने बुद्धिज्म को इसलिए अपनाया कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग है, फिलॉसफी है, वो 3 बातों पे निर्भर करती है और जो दूसरे धर्मों में कहीं नहीं मिलती है आपको। नंबर 1 एगैलिटेरिज्म, समतावाद, और नंबर 2 है राशनलिज्म, तर्कवाद, और नंबर 3 है यूनिवर्सलिज्म। ये जो 3 टीचिंग्स हैं बुद्धा की, ये कहीं भी किसी भी धर्म के अंदर जो है तीनों इकट्ठी नहीं मिलती हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हिस्ट्री को, लिटरेचर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म के अंदर पाई जाती हैं। और इसीलिए आज बुद्धिज्म जो है वो वर्ल्ड का एक रिलीजन माना जाता है और जो साइंटिफिक तरीके से इसको माना गया है कि बुद्धिज्म जो है साइंटिफिक एक रिलीजन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्योंकि जब उन्होंने इस समाज को, पीड़ित समाज को देखा कि ये जो है कि ये पीड़ित समाज जो हमारा है और उसको मैं इससे चुंगल से कैसे निकालूं, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड में भी उसी व्यवस्था से बुरी तरह से माल ट्रीट किए गए। आप आजकल सीरियल चल रहा है बाबा साहब के ऊपर और बहुत सारे उसके एपिसोड बन गए हैं। अगर आप उनके देखें तो स्टूडेंट जीवन से ही उनको जो तसीहे दिए गए हैं स्कूल से ही लेवल से, और वो जो है बाबा साहब को सब लोग जानते हैं इस बात को, एपिसोड के थ्रू भी और किताबों के जरिए से भी। आज जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म इज ए रिलीजन ऑफ साइंस है। बुद्धिज्म हमारी दिन के दिन, डे टू डे लाइफ को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सॉरो, गुड हार्ट एंड, और आपका जो है इग्नोरेंस है, सुपरस्टिशंस है, ये सब चीज़ों को बुद्धिज्म डे टू डे लाइफ के अंदर डील कर रहा है। कंटेंटमेंट है। बुद्धिज्म के अंदर देयर इज ए नो सोल, देयर इज ए नो रीबर्थ। ये सिर्फ एक ऐसा ही मात्र धर्म है जिसके अंदर ये 2 चीज़ें नहीं है। बाकी सब धर्मों में आप देख लीजिए, वहाँ पे सोल है, रीबर्थ की बातें की जाती हैं, सुपरस्टिशन की बातें की जाती हैं, इग्नोरेंस की बातें होती हैं। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर आज जो है, बुद्धा कहते हैं कि जो आपको दिखता है उसे आप परखिए, परखने के बाद आप उसको बनाएं। ये कोई भी धर्म नहीं कहता है। मेरा इससे तर्क ये नहीं है कि मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि बुद्धिज्म जो है वो आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से टच कर रहा है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी उसी परिवार में बीता है और मेरी स्टडी भी उसी में रही है, और बहुत सारी किताबें जो मेरे पिताजी ने लिखी हैं उसकी प्रूफ रीडिंग करते करते ही हमने बाबा साहब के बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है।
रादर अभी हमने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन जो है इंग्लिश में छापी है, उसमें भी हमने जो बुद्धिज्म के 3-4 चैप्टर हमने उसके ऊपर डेडिकेट किए हैं। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो बाबा साहब ने हमारे अंदर एक रोशनी पैदा की 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर से, वो आज रोशनी जो है वो और चमक रही है। आप अगर अपना इतिहास देखें बाबा साहब के जाने के बाद 6 दिसंबर 1956 को जाने के बाद, तो मैं जो पिछला 20 या 30 साल देख रहा हूँ उसमें और आज के जो समय में है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल बाद में आऊँगा, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि जो आज से 20 साल पहले लोग कतराते थे कि अंबेडकर भवन नहीं खोलना, बुद्ध विहार नहीं खोलना, बुद्ध विहारों में जाना नहीं, बुद्ध विहारों की रीति और उसके कस्टम ट्रेडिशन को नहीं मानना और उसको अपनाना नहीं। आज मैं देखता हूँ कि इंडिया के अंदर लोग अब उसकी तरफ चलने लग गए हैं। समय जरूर लगा है। आज आप देखिए, जब से हम बच्चे थे पंजाब के अंदर, जब तो हम इक्का दुक्का बुद्ध विहार सुना करते थे। आज पंजाब के अंदर कम से कम लुधियाना देख लीजिए और बड़े शहर देख लीजिए, हर बड़े शहर के अंदर पंजाब के अंदर आज बुद्ध विहार है। अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश की जा रही है और लोग वहाँ हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ बुजुर्ग लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अब यंग लॉट भी आगे आ रहा है जो कि बुद्धा की फिलॉसफी को समझता है और बुद्धिज्म को अपनाने के लिए तैयार है और कर रहा है। और एक और बड़ा बदलाव जो मैं देख रहा हूँ वो पंजाब, महाराष्ट्र या अदर स्टेट किसी में भी आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, जहाँ जहाँ अम्बेडकर भवन है, वहाँ वहाँ लोगों ने लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की है। उस लाइब्रेरी के अंदर गौतम बुद्ध की किताबें, उस लाइब्रेरी के अंदर बाबा साहब की लिखा हुआ लिटरेचर, उस लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे लेखक हैं, दलित समाज से लेखक हैं, उनकी किताबें जो है आज रखना शुरू कर दी है उन्होंने। ये बहुत बड़ा चेंज है। इस चेंज को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये चेंज इतना आया है 20-30 सालों के अंदर कि अब जो आप देखिए पॉलिटिकल रैली भी अगर कोई हमारे समाज की निकलती है तो वहाँ आपको 2 जो है पोर्ट्रेट जरूर मिलेंगे, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का और एक तथागत बुद्ध का। आपको हर आदमी के हाथ के अंदर वो जो है पोर्ट्रेट दिखाई देगा। और आज तो इतना कुछ हो गया है पंजाब, महाराष्ट्र और अदर सारे अच्छे शहरों के अंदर के घरों के अंदर भी आज जो है, जैसे बर्थडे मनाया जाता है तो भंते जी को बुलाया जाता है, घर की नींव पत्थर रखी जाती है तो भंते जी को बुलाया जाता है। ये 20 और 30 साल पहले नहीं था। अच्छा, इसमें ये सब बदलाव लाने के लिए मैं जो समझ पाता हूँ, पंजाब की अगर खास बात करूँ तो पंजाब के अंदर जो मैं अभी नाम बोलने जा रहा हूँ उनकी कंट्रीब्यूशन तो एक बहुत छोटा लफ्ज है, कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा लफ्ज है। उनकी जो देन है बुद्धिज्म को रिवाइव करने की, वो उसमें सबसे पहले नाम मैं प्रोफेसर सुरेंद्र रजनाथ जी का लूँगा, जिन्होंने बहुत सारी किताबें बुद्धिज्म के ऊपर लिखी हैं। और विरदी साहब जो यूके से बैठे हैं और उन्होंने भी पंजाबी के अंदर बहुत सारी किताबें दी हैं पंजाब के लिए। और मेरे पिताजी लाहौरी राम बाली तो सब जानते हैं, वो जब से बाबा साहब से मिले तब से ही मिशन और किताबें और अखबार का काम करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ और पंजाब के जो लोग हैं, प्रोफेसर GC कौल हैं, हरमेश जस्सर जी हैं, बलदेव राय भारद्वाज जी हैं, बूटा मंडी से और जो मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है वो लोग हैं, रामलाल जी हैं। ऐसे लोगों ने पंजाब के अंदर एक ऐसी हवा चला दी बुद्धिज्म की
कि आज जो लोग हैं वो उनके वहाँ से आके लिटरेचर ले जाके लाइब्रेरी बनाते हैं, गांव-गांव में किताबों को, छोटे छोटे पैम्फलेटों को, बुद्धा की थ्योरी को, बुद्धा की फिलॉसफी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंजाब में बदलाव मैं देख रहा हूँ। बुद्धिज्म के अंदर 3 स्कूल्स हैं जो हम पढ़ते हैं, हमें किताबों से पता चलता है। वो वज्रायना है, महायाना है और थेरावादा है। ये तीनों स्कूल जो हैं इसके अपने अपने ढंग से हर शहर में, हर देश के अंदर इसको, बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। और जो मैं फिर दोबारा पंजाब से इसलिए आऊँगा क्योंकि पंजाब में अब बहुत बड़ी लहर चली है। जो जब भी मैं किसी इंग्लैंड, कनाडा या अमेरिका के किसी साथी से बात करता हूँ तो हमेशा ही वो उनसे ये सुनने में आता है कि यार हमने वहाँ बुद्ध विहार खोलना है और हम एक कोशिश कर रहे हैं बुद्ध विहार की ज़मीन लेने के लिए, बुद्ध विहार के फंड्स इकट्ठे करने के लिए और अपना ट्रस्ट बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और अब मैं आता हूँ इंटरनेशनल सिचुएशन की तरफ, यहाँ बुद्धिज्म का क्या है। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज है, जैसे थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, लाओस हुआ, हांगकांग और चाइना हुआ, जापान हुआ, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो मुझे पढ़ने में पता चलता है कि थाईलैंड के अंदर परसेंट वाइज 95% लोग जो है बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। जापान के अंदर 33% करते हैं, कोरिया के अंदर 33% करते हैं, सिंगापुर के अंदर 32% करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल का फैलाव है, ये भी जैसे हम सोचें कि हमारे ही लोगों की बहुत बड़ी देन है। मान लीजिए अब यूके की मैं बात करूं तो यूके में विरदी साहब हैं जिन्होंने बहुत सारे वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए हैं और किताबें लिखी हैं। खुशविंदर जी हैं और हमारे जो साथी आज हमारे साथ नहीं हैं, चानन चाहल जी हैं, जिनको मैंने छोटे होते हुए देखा है कि उन्होंने कितनी किताबें और कितना इसके ऊपर अपना समय, पैसा और सारा कुछ योगदान दिया है। और समाज वीकली के एडिटर देविंदर कुमार जी हैं जो हमेशा ही अपनी अखबार में बुद्धिज्म की बात को सामने लाते हैं, बाबा साहब की बात को सामने लाते हैं, फ्रंट पेज पे लाते हैं। तो ये लोग जो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है यूके। अब मैं कनाडा में आऊँगा, कनाडा में परमजीत कैंथ जी हैं और आनंद बाली जी हैं, सुजाता सलन है, महेंद्र सलन जी हैं और चंचल बहन हैं और उनके हस्बैंड हैं चंचल जी। यानी इन लोगों ने कनाडा के अंदर एक ऐसा अपना बना लिया कि अब बुद्धिज्म की बात जो है हर प्लेटफॉर्म पे करनी है और घर घर पहुंचाना है। परमजीत कैंथ जी तो गानों से ही बुद्धिज्म को बहुत अच्छे तरीके से फैला रहे हैं। तो ऐसे ही अमेरिका में हमारे बहुत सारे महाराष्ट्रियन साथी हैं जो फैला रहे हैं इस बात को। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। उन्होंने लिखा है 19th सेंचुरी के अंदर कि इफ देयर इज एनी रिलीजन that would cope up with modern scientific needs, it is a Buddhism। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दुनिया में धर्म है तो वो सिर्फ बुद्धिज्म ही है जो मॉडर्न साइंटिफिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। आप देखिए, दुनिया भर में लड़ाई रहती है, अभी यूक्रेन में चल रही है और बॉर्डर पे कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी जो है पीस की तरफ आते हैं, शांति की तरफ आते हैं। वो बुद्धिज्म की देन है। इसलिए आज यूरोप में आप देखिए तो इटली, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो इटली नंबर 1 पे है बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के अंदर। बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं इटली के अंदर। तो कहने का मतलब ये, रशिया देख लीजिए, रशिया जो है यानी कि वो पार्टली क्रिश्चियन है, पार्टली मुस्लिम है, लेकिन आज रशिया के अंदर 100 से ऊपर ज़्यादा बौद्ध विहार बन चुके हैं। इसी तरह कनाडा के अंदर
रिस्पेक्टेड वेनरेबल बनते सरनापाला जी हैं, वो कितना काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना चैनल भी चलाया है और हर रोज जो है वो वंदना देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिज्म की लहर है, अब उसको रोका नहीं जा सकता है, अब उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर हम इंडिया के स्टैटिक्स देखें 2011 के सेंसस, तो हमें पता चलता है कि 0.84 करोड़ जो है इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट है। ये स्टैटिक्स बताता है। हो सकता है फिगर ठीक भी हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि ये कभी सर्वे डोर टू डोर नहीं होता है, लेकिन जो सेंसस है उसको तो मानना ही पड़ेगा कि उसके हिसाब से यानी 0.84% है करोड़। क्योंकि पीछे आपने सुना होगा कि पंजाब में बहुत सारी ये लहर चली थी कि अपना नाम बुद्धिस्ट लिखवाओ, तो बहुत सारे लोगों ने लिखवाया और अब आगे जो सेंसस आएंगे उसमें और इसमें इजाफा होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर अभी भी जितनी रफ्तार से ये काम चल रहा है, अभी भी हमें 20 से 30 साल लगेंगे कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेगी कि इंडिया फिर से एक बुद्धिस्ट कंट्री है, हम बुद्धिस्ट कंट्री के तौर पे जाने जाएंगे। ये मुझे लगता है कि मेरा अपना अनुमान है कि 20 और 30 साल के अंदर ये लहर जो जिस ढंग से चल रही है, जिस ढंग से लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से लोग अपने घरों में तथागत बुद्ध का जो है वो स्टैचू रखना शुरू कर दिए हैं। बहुत लोग कतराते थे अर्बन सिटीज में, तो आप आज भी देख लीजिए कि अर्बन सिटी में आजकल लोग अभी भी घबरा रहे हैं कि मैं कहीं सोशली सेग्रीगेटेड ना हो जाऊं, सोशली आइसोलेटेड ना हो जाऊं। ये मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन इसमें बदलाव है। दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज पूरे अपने जोर शोर से बाबा साहब की तस्वीर घर में लगाते हैं और बच्चों को बताते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बदलाव ला। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कि अभी भी हमें 20 से 30 साल लगेंगे जब ये पूरा का पूरा माना जाएगा कि हाँ भाई ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। हाँ देखिए, बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप कुशीनगर एयरपोर्ट चले जाइए, बुद्धम शरणम गच्छामि एयरपोर्ट पे हमेशा ही 24 आवर चलता ही रहता है। तो ये बदलाव है, ये बदलाव है, ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि भाई इसके बिना कोई चलेगा नहीं। आज दलित समझ गया है कि बुद्धिज्म की बात किए बिना, उसको अपनाए बिना हमारे को ना तो रिस्पेक्ट मिल सकती है और ना ही हमें कोई डिग्निटी मिल सकती है। इसलिए जो बाबा साहब ने आज हमें कहा और लिख के छोड़ गए कि भाई तुम्हारा जो रास्ता है वो अच्छा रास्ता वो है, वो बुद्धिज्म का रास्ता है। जितना जल्दी इसको अपना लोगे उतना जल्दी ही आप अपनी तरक्की तो करोगे ही करोगे, बच्चों को भी करोगे, लेकिन समाज की भी करोगे, साथ में वर्ल्ड से भी जुड़ जाओगे। आज देखिए, बड़े आप लोग सब लोग जो दम्मा बेग के चैनल पे अभी बैठे हैं, ये सब लोग बहुत दुनिया के चुनिंदे लोग हैं जो कि सारे वर्ल्ड में घूमते हैं। आप देखिए, कहीं आप बोल दीजिए, किसी इवन मिडिल ईस्ट कंट्री में बोल दीजिए कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो आपको गले लगा लेंगे, आपको गले लगा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बुद्धिज्म की लहर को कोई रोक नहीं सकता है। मेरी सिर्फ इतनी ही बेनती है कि बुद्धिज्म की लहर को और पक्का करना है तो हमें मैक्सिमम लिटरेचर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो भी अपने लेवल पे छोटा मोटा बड़ा पतला, अगर लिटरेचर कोई, उससे मेरा किताब से मतलब है कि छोटी किताब बड़ी किताब, कि उस लिटरेचर को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस लिटरेचर को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो 20 और 30 साल है और भी लग सकते हैं अदरवाइज। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों से मैं हरवंश बिरदी जी का, वो मेरे सीनियर हैं और मुझे तो बड़ा हिचक हो रही थी कि उनके सामने बुद्धिज्म के ऊपर बोलूं, क्योंकि वो एक खुद अपने आप में अथॉरिटी हैं, किताबें इतनी लिखी हैं और जीवन में हमें उनको मिलने का मौका मिला है। आज से नहीं, जब हम स्कूल गोइंग थे तब से ही हम उनको जानते हैं। तो मैं
धम्मा वेब की टीम का आनंद बाली जी, परमजीत जी, महेंद्र सलन जी, सुजाता सलन और भी जो मेरे को नाम अभी नहीं आ रहे हैं याद, तो मैं सबका, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये समा दिया अपनी बात रखने का। और मैं उनसे ये वादा करता हूं कि जैसे हम पहले काम कर रहे थे आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि ये काम तो हमारी एक ड्यूटी नहीं है, हमारे तो ब्लड में ही है ये, और ये ब्लड में कोई निकाल नहीं सकता। तो हम जो हैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके हर काम में अपना सहयोग देंगे और आपका साथ देंगे। और हम चाहते हैं कि दम्मा वेब ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर बुद्धिज्म का प्रसार करता रहे, और जो भी हमसे किसी भी तरह की मदद हम कर सकते हैं, जो कैपेसिटी होगी, हम जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के जी साथ मैं फिर सब लोगों का हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय भीम, थैंक यू नमो बुद्ध। थैंक यू डॉक्टर राहुल जी। आपने बहुत ही विस्तार से अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन दी है हम लोगों को और धम्मा वेव्स के दर्शकों को, बहुत ही मूल्यवान है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद बाली जी, जो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। सो आनंद जी, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे परम सर ने बोला कि बहुत डिटेल और जो जहाँ पे हम जाना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा की, दम का सार प्रसार के ऊपर और दम्मा वेब की टीम के ऊपर आके आपने हमारा जो इनविटेशन एक्सेप्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल, आपकी बात में ही एक क्वेश्चन आता है एक्चुअली, क्योंकि आपने जिक्र किया कि पंजाब की मूवमेंट की बात की आपने। पंजाब के अंदर आज मैं और परम सर गए थे, वहाँ पे हमने 23 जो बुद्ध विहार, उसमें पूरे तो नहीं हम विजिट कर पाए, लेकिन 15 से ज्यादा हमने विजिट किए। वो बहुत जल्दी हम जो डॉक्यूमेंट्री हम आपको दम्मा वेब के ऊपर दिखाने जा रहे हैं। और लेकिन आपने जो बात की, फिर भी जैसे हम देखते हैं हमारी जो घर वापसी टीम है, उसके जितने भी आप पैनल के ऊपर देख रहे हैं, सब उस घर वापसी की टीम के मेंबर हैं। जो 10 करोड़ 25 करोड़ 2025 के अंदर 10 करोड़, सॉरी, हाँ जी, जी 10 करोड़। 10 करोड़ जो बुद्धिस्ट बनने जा रहे हैं, जो हमारे गौतम जी जो इसको लीड कर रहे हैं। तो फिर भी आपने बोला कि इट विल टेक 20 to 30 ईयर। उसके बारे में जरूर थोड़ा आप एक्सप्लेन के, व्हाई यू फेल्ट दैट वे, व्हाई यू फीलिंग दैट, कि अभी भी 20 25 30 साल क्यों लगेंगे। धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी। मैंने इसलिए कहा ये 20 और 30 साल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बुद्धिज्म का फलाह हो रहा है, उसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं बुद्धिज्म को कंफ्यूज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप एक क्वेश्चन डालिए, उसमें ये देखिए कि क्या भारत जो है वो कभी बुद्धिस्ट देश था, तो आपको मिलेगा आंसर उसका नेवर। और उसकी वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो लिखते हैं कि इंडियोलॉजिस्ट वो होता है जो लिटरेचर को, कल्चर की स्टडी करता है। हिस्टोरियन वो ये लिखते हैं कि बुद्धिज्म कभी भी मार्क्सिस्ट का रिलीजन नहीं रहा है। तो ये चीजें जब तक दूर नहीं होंगी, कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, तो तब तक जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कभी भी 100% ऐसे नहीं हो जाती एकदम ही कि 10 करोड़ कन्वर्शन होंगे, 10 करोड़ बुद्धिस्ट बनेंगे। ये मूवमेंट्स पहले भी चलती आ रही है इंडिया में, ये कोई नई मूवमेंट नहीं है। कोई 5 करोड़ बोलता था, कोई 20 लाख बोलता था, और अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरा एनालिसिस ये है कि इसलिए क्योंकि जो आगे की यंगर जनरेशन है वो लोग जो हैं
वो इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और जो उसके साथ साथ इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, बच्चे किताबों में कम जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में ही पढ़ लेते हैं सारा कुछ। तो ये चीज़ें जब तक हटेंगी नहीं तो उनको समझने में, देखने में टाइम लगेगा। इसलिए मैंने 20 से 30 साल बोला, ताकि मतलब कि ये चीज़ें कंफ्यूज भी कर रही होंगी, लेकिन जब लिटरेचर उनके हाथ में सही तरीके का लिटरेचर जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बुद्धिज्म की बात हो गई, बुद्धिज्म की थ्योरी और फिलॉसफी की बात हो गई, तो उस वक्त जो है ये भारत वाकई ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको रिकॉग्नाइज एज ए बुद्धिस्ट कंट्री करेगा। जी 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 थैंक जी यू। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हमारा जो हम दमा वेव की बात करते हैं तो दमा वेव का एक लोगो है, जानो फिर मानो। और उसके साथ हम एक और बात करते हैं कि जो जैसे लोग, बहुत सारे लोग, हम भी कहते थे कि ये बाबा साहब का सपना है भारत को बुद्धमय देखने का। बाबा साहब सोते हुए थोड़ी ये बात करते थे। तो हम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमने भारत को बुद्धमय देश बनाना है और उसके ऊपर काम करना है। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बैक टू परम सर। जी 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 थैंक यू आनंद जी। और डॉक्टर राहुल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से जो क्लैरिफिकेशन और विस्तार से बताया है। मैं इसके साथ ही ऐड कर दूं कि जो कनाडा की पुलिस है, आरसीएमपी में भी मेडिटेशन की क्लासें आजकल दी जाती हैं कई जगहों पे। एवरीवेयर आई कैंट से कि सभी जगह, मगर कुछ स्टेट्स में जो आरसीएमपी है कनाडा की, जो रॉयल माउंटेड पुलिस है, उनको मेडिटेशन की क्लासें लगाई जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी भावनाओं को समझ के, जो कभी वो क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं या कैसे वैसे उनसे डील करते हैं, तो वो उनको ये, क्योंकि बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीस है, जो लव है, जो बुद्धिज्म से निकलता है, तो वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके अनुसार जो आपने 20-30 साल बोले हैं, 100% आई एम एग्री विद दैट कि ये होगा, जरूर होगा और हो रहा है। क्योंकि आज से जैसे जैसे लोग, इंडिया की जो यंग जनरेशन है जो बाबा साहब को पढ़ रही है, जो बाबा साहब को जब वो पढ़ते हैं और एंड पे जब वो आते हैं कि बाबा साहब का रिलीजन क्या था, बाबा साहब ने हमें क्या बताया रिलीजन के बारे में, तो फिर उनको अंडरस्टैंड होता है कि बुद्धिज्म क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। सो हमारे साथ हरवंश बिरदी जी, ही आल्सो वांट टू आस्क समथिंग। हरवंश बिरदी जी, प्लीज। नहीं, मैं तो एडिशनल टू डॉक्टर राहुल की है कि उनकी बात देखो कितनी सही है कि इंटरनेट पे भी जो हमारे मैं तो दुश्मन ही कहूँगा, वो आज भी बुद्धिज्म को डिल्यूट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन डालो कि बुद्धिज्म, इंडिया कभी बुद्धिस्ट था, तो जवाब आएगा नो। अरे भाई, अशोक के समय में 85% से ऊपर लोग बुद्धिस्ट थे। वहां से चल के आखिरी बुद्धिस्ट सम्राट जो हर्षवर्धन है, वहां तक मेजॉरिटी जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट था। और पंजाब में तो जो आखिरी राजा हुआ है 880 ईस्वी तक बुद्धिस्ट राजा रहा है। तो हमारी जो अपोनेंट है वो भी बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो 50 साल कह देता हूँ, लेकिन फिर लोग कहते हैं 50 साल कैसे। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आई गारंटी 50 साल में भारत बुद्धमय देश होगा। तो थोड़े से समा ज्यादा देना अच्छा है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो हिस्ट्री बनेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देना चाहिए। थैंक यू। जी जी जी। सो मैं इसी के साथ जो ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हम महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, जहाँ ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि वहाँ काफी जो बुद्धिज्म के अगेंस्ट या हिंदूवाद बहुत ज्यादा है, मगर मैं जब वहाँ गया तो देखा कि वहाँ बुद्ध विहार ज्यादा है और लोग जो है जय भीम ज्यादा बोलते हैं, और भिक्षु लोग हैं जो वहाँ उधर ज्यादा बन रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि जहाँ ये प्रचार प्रसार होता है कि लो जी वहाँ तो हिंदुइज्म का जहाँ ब्राह्मणवाद का ज्यादा जोर है, वहाँ बुद्धिज्म ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है। सो या डॉक्टर राहुल बाली जी ठीक कह रहे हैं कि जल्दी ही ये जो काफी जो बुद्धिज्म का है वो प्रचार प्रसार होगा और हो रहा है। और इसी के साथ मैं एक ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहता हूँ कि हम भी जहाँ जो 2023 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ हम एक दिन का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है। और उसमें एक जो है हमारा जो पार्ट होगा वो बुद्धिज्म पे भी होगा। तो ऑर्गेनाइजर जो है हमारा एसएस कनाडा और चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा की तरफ से जो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन 23 अप्रैल 23 में, उसमें हम जो ये बुद्ध का जो स्पेशल एक दिन का जो पाठ कर रहे हैं। तो हमारे साथ जय बिरदी जी हैं और पूरी टीम है चेतना की और एसएस की टीम जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। सो ये जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन के 2023 में हम एक दिन का 2 दिन का जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो आनंद बाली जी, बैक जी टू यू प्लीज। जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और जैसे हमने जो जो इसके साथ साथ ही, क्योंकि ये नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आन के बैठते हैं, सोशल मीडिया का हम सहारा लेते हैं, ऐसा ये तो पार्ट है क्योंकि हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दमावेव की टीम ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लिटरेचर की बात करें और हमने जो बुक्स छोटे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बुद्धा के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, वो दमावेव, और जैसे कोविड के थ्रू जो हमारे लोग सफरिंग कर रहे थे, जिनको खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी और मेडिकल असिस्टेंट के लिए, वो दमावेव की टीम ग्राउंड लेवल के ऊपर भी काम कर रही है। तो आप हमें सहयोग दें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आपका कुछ कोई भी सजेशन है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी सेगमेंट है हम जो शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपको एक पहले पिक्चर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इतिहास जो है ना, इतिहास को जानने की बहुत जरूरत है। जैसे डॉक्टर राहुल बाली जी ने थोड़ा सा इसको इंट्रो में बताया, लेकिन जो हमारे शहीद हुए, जिन्होंने कौम के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ किया, और आज तक अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूं, जैसे हमारे शहीद राम प्रकाश जी, जो जिनको हम आज का जो प्रोग्राम डेडिकेट करते हैं, ये पूरी की पूरी सेगमेंट जो तैयार करते हैं, हम उनका बहुत बहुत दमावेव की टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बलदेव भारद्वाज जी थे जो पंजाब जलंधर से हमारे साथ जुड़ते हैं। वो जितने भी जो हमारे जिन्होंने अगर पॉलिटिकल सर्कल की, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, जिसमें अब जिनके ऊपर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम अभी सीधा जलंधर पंजाब चलेंगे, जहाँ से हमारे साथ आदरणीय बलदेव भारद्वाज जी जुड़ते हैं। भारद्वाज जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेव। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जय भीम। बहुत ही आदरणीय श्री हरवंश बिरदी जी, आदरणीय डॉक्टर राहुल बाली जी, और धम्मा वेब्स को देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धम्मा वेब्स की टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया है, और उनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये आज का जो प्रोग्राम है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 1964-65 के मोर्चे में शहीद हुए श्री राम प्रकाश जी को समर्पित किया है। साथियों, मैं राम प्रकाश जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। राम प्रकाश जी का जन्म 30 अक्टूबर 1939 को हुआ था। वह जलंधर शहर के आबादपुरा मोहल्ले में रहते थे। इसी क्षेत्र में
श्री लोहारी राम बाली जी भी रहते हैं। इसलिए मिशनरी गतिविधियों का प्रभाव हमारे समुदाय के लोगों पर बहुत पड़ा। वर्ष 1964 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की गतिविधियां जोरों पर थीं। रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेताओं में लोहारी राम बाली, चरणदास निताड़क, डॉक्टर गुरचरण सिंह खमानो, हजारा राम बोधी, प्यारा राम धनोवाली, स्वर्णा राम प्रधान, चौधरी रत्ती राम लुधियाना से, चौधरी प्रभाती राम अमृतसर से, ठाकुर दास दुनीचंद शाहपुरी जी, बलवंत सिंह सरहाल आदि थे। जलंधर के मोहल्ला उबादपुरा का 25 वर्षीय नौजवान राम प्रकाश रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता था। वह रिपब्लिकन पार्टी के दिल्ली के लिए जाने वाले साइकिल मार्च में भी शामिल हुआ। इनके अलावा चक हकीम फगवाड़ा से साइकिल पर दिल्ली जाने वाले 101 अम्बेडकरी युवकों में लोहारी राम बाली, चरणदास निताड़क, हजारा राम बोधी, दर्शन बोधी, सोनलाल सांपला जी, श्री श्रद्धा राम रेरू जी, स्वर्णा राम प्रधान, मती राव, रतन गोपाल बीडियो, पागराम, बूटा राम, लालचंद कमला, बलवीर कांत आदि शामिल थे। फिलौर में यश फार्म पर कब्जा करने में भी राम प्रकाश जी बहुत सक्रिय रहे। 7 दिसंबर 1964 को उसे गिरफ्तार करके कंगनीवाल एक गांव है जलंधर में, उसके पास जाकर छोड़ दिया गया। 8 दिसंबर को उसे फिर गिरफ्तार करके बाकी सत्याग्रहियों के साथ नकोदर छोड़ दिया गया। बार बार गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने की वजह से पुलिस उससे बहुत चिढ़ गई थी। 9 दिसंबर को उसने एक बार फिर सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया। पुलिस ने क्रूरतापूर्ण ढंग से सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस सत्याग्रहियों को मारपीट करके जलंधर जेल में ले आई। जब राम प्रकाश को लाया गया तो वह नंगे पांव था और दर्द से बहुत करा रहा था। जेल में उसका इलाज जारी हुआ, लेकिन आराम नहीं हुआ। जेल के डॉक्टर ने उसे अस्पताल भेज दिया। वहां के स्टाफ ने कहा, आज रोगियों को देखने का दिन नहीं है। इस पर उसे बगैर इलाज किए वापस जेल लाया गया। श्री LR बाली ने जेल के डॉक्टर को घर से बुलाया। उसने रेड क्रॉस की एम्बुलेंस मंगवाकर उसे 17 दिसंबर को जलंधर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। बीमारी की हालत में भी पुलिस ने उसके पांव में जंजीर पहनाए रखी। राम प्रकाश से क्षमा मांगकर रिहाई पाने के लिए कहा गया, किंतु उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सरकारी अस्पतालों में जैसे रोगियों की देखभाल होती है, वैसा ही ध्यान राम प्रकाश पर भी दिया गया। अस्पताल में 28 दिसंबर 1964 को उसकी मृत्यु हो गई। राम प्रकाश के अतिरिक्त 13 और सत्याग्रही इस 1964-65 के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मोर्चे में शहीद हुए। राम प्रकाश के मृतक शरीर को जलंधर के वर्तमान अंबेडकर भवन के खुले मैदान में अग्नि के सुपुर्द किया गया। जैसे ही जेल में राम प्रकाश की शहादत की सूचना पहुंची तो गम की लहर दौड़ गई। उस रात जेल में सभी सत्याग्रहियों ने भोजन नहीं किया। जेल में जो भी फूल उपलब्ध थे, नम आंखों से सत्याग्रहियों ने भेजे और राम प्रकाश जी के शव पर चढ़ाए गए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है,
मोर्चे में 14 सत्याग्रही ये शहीद हुए और 2 लाख से ज्यादा आंदोलनकारी गिरफ्तार कर जेलों में बंद किए गए। इतना सुव्यवस्थित और विशाल मोर्चा आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। इस रिपब्लिकन मोर्चे के कारण सरकार को भूमि सुधार करने पड़े, झुग्गी झोंपड़ी वालों को बसाने के लिए योजना बनानी पड़ी। 1969 से शुरू होकर 29 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बाबा साहब की मूर्ति संसद परिसर में लगी और केंद्रीय हॉल में उनका चित्र लगा। दलितों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए 2 कानून बने। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि भर्ती बोर्डों में लिए गए। न्यूनतम वेतन कानून देश भर में सख्ती से लागू किया गया। 19 जुलाई 1969 को वुल्वरहैम्पटन में 9 युवकों ने, जिनमें महेंद्र लाल बदन, तरसेम लाल चाहल, सोनलाल गिंडा, सोनलाल रत्तू, तरसेम लाल कौल, जगदीश दादरा, चमनलाल रंधावा, महेंद्र पाल रंधावा और हरबंस लाल चंद्र ने डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की और शहीद राम प्रकाश की पत्नी को हर महीने 25 पाउंड भेजने का फैसला किया। पंजाब में राम प्रकाश का शहीदी दिवस हर वर्ष 28 दिसंबर को मनाया जाता है। जो श्री आनंद बाली जी ने श्री शहीद राम प्रकाश जी का चित्र दिखाया है, वो चित्र आजकल अंबेडकर भवन जलंधर की लाइब्रेरी में लगा हुआ है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर जो धम्मा वेव्स की टीम है, इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं श्री परमकैंत, आनंद बाली जी, महेंद्र सल्लन, मनोहर विरदी जी, हरबंस विरदी जी, खुशविंदर बिल्ला जी और बाकी साथियों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। पार्थसारथी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ये हमने सेगमेंट शुरू की और सब, क्योंकि हम न्यू जो प्रोग्राम्स दमा वेव के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। जैसे सबसे पहले हमने जो प्रोग्राम डेडिकेट किया वो चरणदास निधड़ जी को डेडिकेट किया। अभी जो आज का जो प्रोग्राम है शहीद राम प्रकाश जी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसके अंदर हमारे आदरणीय हमारे चाचा जी बिहारी लाल खार जी, जिनकी कंट्रीब्यूशन कभी भी भूली नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा बचपन उनके साथ गुजरा है। पंजाब के अंदर अगर गजटेड छुट्टी की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी की बात करें, और उनका नाम सबसे पहले ऊपर लिया जाएगा जिन्होंने मरण व्रत रखा था, तो हम उनको प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे। उसके साथ दासराम सूद जी, फुलका जी और अजीत चंद निमता जी, ये हमारे कुछ जो हमारे पास जो लिस्ट आई है। उसके बाद हम अगर यूके की बात करें, यूके से आदरणीय चानल चार जी की बात करें, उनको डेडिकेट करेंगे हम प्रोग्राम। और चौधरी चानल राम, खुशीराम चम्मड़ जी, केसी लील जी और दर्शन सराड़ी जी, जो ये यूके के हमारे साथी हैं, इनको डेडिकेट करेंगे। उसके साथ ही हम अगर कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा के जो हमारे नसीब सलन जी, उनको डेडिकेट करेंगे, क्योंकि जब हम अंबेडकर मिशन टोरंटो की बात करते हैं, जब गुरु रविदास सभाओं की बात करते हैं टोरंटो के अंदर, ये वो लोग हैं जो फाउंडर्स हैं। और उसके साथ जीतलाल चम्मड़ जी, जो टोरंटो के अंदर पूरी जिंदगी उन्होंने मिशन को समर्पित की। और वैंकूवर की बात करें, मोहनलाल करीमपुरी जी और उसके साथ लक्ष्मण बिरदी जी। ये जो लिस्ट है हमारे पास, हम ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ये जो अम्बेडकराइट साथी हैं जिन्होंने अपना सारा जिंदगी बाबा साहब के मिशन सार प्रसार के लिए समर्पित किया है, दम को समर्पित किया है, तो प्लीज डू सेंड अस द नेम। हम उनको ये जो दम्मा वेव का प्रोग्राम डेडिकेट करना चाहते हैं।
प्रोग्राम का समाप्ति पे है, लेकिन उससे पहले जो हमारी टीम पंजाब से है, लुधियाना से, मीनू धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो पंजाब की जो कवरेज करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो उन्होंने जो रिसेंटली तक्षशिला महाबुद्ध विहार में प्रोग्राम हुआ है उसको कवर किया है, तो वो दमा वेव की टीम के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहते हैं। मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं मीनू थी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब, नियर तक्षशिला कह सकते हैं, तक्षशिला बुद्ध विहार से। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो जो हमारे जर्मन से आए हुए सोनलाल सांपला जी हैं, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि जो अम्बेडकर राइट्स हैं वो जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनके लिए एक सम्मान रखा था। तो आज उनको कुछ किताबें देकर उनको सम्मान दिया गया है तक्षशिला में। और साथ के साथ जैसे कि राहुल जी ने कहा कि भारत को बुद्धमय भारत बनाना है और खासकर पंजाब पर जोर दिया है, तो पंजाब में अगर मैं बात करूं, आज कम से कम भी एक पूरी बस भरकर, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 60 to 70 लोग आए थे। वो स्पेशली अमृतसर से आए थे, लुधियाना तक्षशिला बुद्ध विहार को देखने के लिए, भिक्षु संघ के जो जीवन है उनको समझने के लिए। तो उनका भी सम्मान किया है आज तक्षशिला में भंते जी, प्रज्ञा बोधी जी के द्वारा, और जिसको भी हमने धम्मा वेव्स पर मॉर्निंग में लाइव भी किया था। तो वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब ये लगता था कि जो बुद्ध विहार है या बुद्धिज्म है वो सिर्फ विदेशों में ही है, हमारे इंडिया में बहुत कम है। जो बिल्कुल ही अननोन थे, तो उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे बुद्ध विहार भी हैं और लुधियाना में बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, उसके बारे में उनको बताया गया। और वो पूरी बस लेकर आज बुद्ध विहार तक्षशिला में आए थे। तो सांपला जी का धन्यवाद भी किया है, विरदी सर जी की बुक्स सेट देकर उनको हमने थैंक यू भी किया है तक्षशिला और धम्मा वेव्स की टीम की तरफ से। तो ये आज का प्रोग्राम था। तो आगे जो कोई भी प्रोग्राम होता है तक्षशिला में या कहीं और पंजाब में कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, तो उसकी हम लाइव कवरेज करेंगे। तो आप धम्मा वेव्स की टीम्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। तो फेसबुक पेज को शेयर करें और साथ के साथ जो हमारे धम्म की किरणें हैं उनको हमारे प्रसार और प्रचार हमारे साथ करने में हमें हमारी सहायता करें। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू नमो बुद्धाय, जय भीम। मीनू जी, आपके बहुत अच्छे कर्म है कि आप तक्षशिला महाबुद्ध विहार के पास रहते हैं। और आज मेरे लिए एक और भी बहुत अच्छी बात कहूँ या फिर विरदी सर की ब्लेसिंग्स भी मैं कह सकती हूँ, उसको धम्मा वेव्स की ब्लेसिंग भी कहूंगी कि आज मेरा पहला उपोषक है। आज मैंने पहला उपोषक लिया है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अगर मैं धम्मा वेव्स की टीम के साथ ना जुड़ती, विरदी सर की ब्लेसिंग्स ना होती, तो शायद मैं इतनी आगे तक नहीं आ सकती थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ऐसे जो धम्म का कार्य है, बाबा साहब के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते रहे। हमें बड़ी खुशी होती है कि मीनू जी, इनके हस्बैंड जगदीश जी और इनका बेटा केवन, मैं भी जब तक्षशिला में रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 वीक, तो ऑलमोस्ट ये हर शाम को तीनों लोग बुद्ध विहार में आते थे। और ये इनके अच्छे कर्म है कि जब भी इनका मन चाहे तो नजदीक ही है और जाकर बंते जी से जो धम्म देशना लेते हैं, और जो इनका जीवन है वो बड़ा शांतमय चल रहा है। हम भी प्रे करते हैं तथागत बुद्ध से कि इनको तंदुरुस्त और परिवार में सुख शांति दे। जे धम्मा वेव्स की टीम की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी जो धम्म न्यूज देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि नागपुर से वो इतना उनका बिजी स्केड्यूल होता है कि क्योंकि
वो काफ़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं और काफ़ी क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर भी उनका जो समय निकाल कर वो धम्म के धम्मा वेव्स पे आते हैं और हमें धम्म न्यूज़ और जो हमारे हिस्टोरिकल डेज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया है। तो हमारे टीम के मेंबर महेंद्र सल्लम जी जो टोरंटो से हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, एवरी संडे रहते धम्मा वेव्स के फाउंडर मेंबर भी हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी 1-2 मिनट आज के जो प्रोग्राम है उसके बारे में बोले। महेंद्र सल्लम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से फ्यू वर्ड। थैंक यू। महेंद्र सल्लम जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। जी गुड। नहीं, फिर अभी नहीं हुआ। डबल टच हो गया। हाँ ठीक हाँ, है, आप अब बोले। ठीक। जय भीम, नमो बुद्धा। सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं जो हमारी सपोर्ट करते हैं। एंड हमारे जो बनते जी वो आज आ नहीं सके, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है सब जब अब लाइव होते हैं। धम्मा वेव के तरफ से माफी भी मांगते हैं। तो हमारे जो सीनियर हरवंश बेदी जी है वो हमारी बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उसको बहुत समय हो गया है बुद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के जो उसके जीवन में उन्होंने ऑलमोस्ट ओवर 50 इयर्स लगा दे हैं हमारे दर्शकों को सूचना, जो नई सूचना देते हैं बुक्स में, नवी नवी बातें ले आते हैं जो हमारा इतिहास नहीं भी पता किसी को, तो उसकी भी जानकारी देते हैं। तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको उसका बड़ा सहयोग मिलता है जानकारी के लिए। हम ये एक और बात करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर राहुल ने बोला हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो हमारे जो बाहर बैठे हैं सज्जन मेडकरी बुद्धिस्ट हैं, उनको और थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। सभी गांव के या शहर के नजदीक और बुद्ध विहार खोलने चाहिए, तो जो हमारे पब्लिक को दूर ना जाना पड़े। तो ये हमारी समस्या है, पर वो हम रल के बेस इस समस्या को कामयाब बनाना है, बुद्ध विहार बनाने हैं। तो बुद्ध विहार में भिक्षु भी बनाने हैं, तो भिक्षुणा भी जो हमारे लेडीज भिक्षु हैं उनको भी थोड़ा सहयोग देना चाहिए। तो वो भी हमारे भारत में जहाँ स्पेशली पंजाब में वहाँ पंजाबी में आपका जो लेक्चर है या सूचना है उस पंजाबी में दें, तो हमारे जो गांव के सभी बहन भाई हैं उसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम जरूर सपोर्ट करेंगे। जो एक और बात हम करना चाहते हैं धम्मा वेव की तरफ से, जो हमारे धम्मा वेव की टीम के मेंबर हैं, वो जो हमारे गांव में ये कोई गुरु रविदास गुरुद्वारे हैं वो उसको बुद्ध विहारा गुरु रविदास बुद्ध विहारा बनाना चाहते हैं, तो हम पर्सनली हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ बच्चों का स्कूल हो, संडे स्कूल हो, जहाँ हमारे इधर कनाडा में जो बुद्ध विहार हैं वो सभी संडे स्कूल लगाते हैं तो एवरी संडे को। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो जो संडे छोटे बच्चे को संडे स्कूल होगा तो उसको धर्म बारे भी पता लगेगा। हमारे जो बहुजन समाज के न्यायी हैं जो हमारे योद्धे हैं उनकी सूचना देती जाएगी। तो फिर और भी थोड़ा ये कह लो भाई हमारा यंग जनरेशन को जोश आएगा।
तो वो बुद्ध विहार बुद्धिस्ट और भी जल्दी जल्दी ये कामयाब पाएंगे हम। तो जय भीम, नमो बुद्धा। थैंक यू महेंद्र सलन जी। आपके कहने का मतलब जो बचपन में वो सीखा जाता है तो वो उसका जो सारी जिंदगी उसका जो वो आके दिमाग में रहता है। जो बचपन में जो शिक्षा दी जाएगी बुद्ध धम्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में, तो वो सारी जिंदगी उनके साथ चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी भावनाएं हैं वो हम समझते हैं। आप हमेशा ही बुद्ध धम्म के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए बढ़ चढ़ कर आप काम करना चाहते हैं और करते रहे हैं। हमेशा ही ऐसे आपको बुद्ध जो है आपको सुख शांति दे, ये हम कामना करते हैं। सो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर राहुल बाली जी का, जो आज धम्मा बेस पे आए और अपना जो मैसेज उन्होंने दिया, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। सो प्लीज धम्मा बेस को ऐसे ही आप लाइक एंड शेयर करते रहें। और आज की जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, वो हम हमारे जो HL बिरदी जी हैं जिन्होंने चीवर भी धारण किया था, तो हम उनसे लेंगे। उससे पहले जो धम्म से जो हम हमेशा लाइंस जो पढ़ते हैं वो मेरे पास है कि जो अफसोस है कि इंसान का शरीर जल्दी ही मुर्दा होके बेअर्थ सूखी लकड़ी की तरह जमीन पर पड़ा रहता है, क्योंकि जब अंत समा आता है तो कुछ भी हमारे साथ नहीं होता। हम बस एक लकड़ी की तरह ही होते हैं। ना कोई पैसा, ना कोई प्रॉपर्टी हमारे साथ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो है, जो इतना घूमता फिरता है, हार श्रृंगार करता है, गाड़ियों में घूमता है, और अंत समय में जब वो मुर्दा हो जाता है तो सिर्फ एक सूखी लकड़ी की तरह होता है। इसीलिए जो बुद्ध का शिक्षा है, जो बुद्ध का संदेश है, उसको समझे और अपने जीवन को जो है धम्म के अनुसार जो ढाले और उसी तरह जिए, सुख शांति होगी जिंदगी में। सो मैं HL बिरदी जी से, हरवंश जी से ये विनती करूंगा कि जो आज का जो ब्लेसिंग दे, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम वो समाप्त होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय। मैं बेटी मीनू की बात का जवाब दूंगा कि सभी को हमें काम इसलिए नहीं करना धम्म का या बाबा साहब के मिशन का कि मुझे सुपरस्टार बनना है, क्योंकि अगर आप ऐसा दिमाग में सोच के करोगे तो सुपरस्टार बिल्कुल नहीं बनोगे और ना ही काम करोगे। और मेरे सबसे ऐसा समझो कि ये बाबा साहब के ने हमारी ड्यूटी लगाई है। हम ये काम ये नहीं करा कि मैं उससे बेहतर करूंगा, मैं उससे अच्छा बनूंगा। अगर ऐसा सोचोगे कभी कामयाब नहीं होगे। ये बाबा साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है, उनके मिशन का काम करना है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो मैं कोई उससे बड़ा नहीं बन गया, भाइयों ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो कभी भी अपने में मैं नहीं लाना, बस आप कामयाब होगे। तो ठीक है। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सो सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारा जो प्रोग्राम देखा, और मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं टू प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ये सारे का सारा प्रोग्राम जो अगर आप किसी कारण हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए, ये वेंसडे को यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाता है। हमारी दिल्ली से टीम वो प्रोग्राम को अपलोड कर देती है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अंत में मैं सभी जो हमारे साथ जुड़े, आदरणीय वेनुबल बनते जी का किसी कारण वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनका भी धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर राहुल बाली जी का, जिन्होंने बहुत सरल
और इजी लैंग्वेज और बहुत एक्सप्लेन डीपली इन्होंने जो हमको एक्सप्लेन किया, बाबा साहब के मिशन की को चर्चा की। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बलदेव भारद्वाज जी का जो सेगमेंट कवर किया उनको धन्यवाद करते हैं। और आने वाले जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम आपको जल्दी ट्यूसडे को हम पोस्टर शेयर करते हैं। तो इसके साथ ही द पर्पस ऑफ द Dhamma waves to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. Be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, साधु sadhu. साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं